नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नूह के मामले को पूरे देश में घसीटने और ले जाने की कोशिश हो रही है। हर तरफ नूह को लेकर एक अलग तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। नूह की हिंसा कैसे पनपी, कैसे बढ़ी और कैसे उसको नज़रअंदाज किया गया, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि भारत का मुसलमान किस तरह की दुविधा में फंस गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जब मामले हों तो वो कैसे रिएक्ट करें और वो क्या रिएक्ट करने की स्थिति में है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ चीज़ें बात करेंगे जो कि आम तौर पर लोग बात करने में डरते हैं, लेकिन हम करेंगे। कहीं मत जाइए, मैं भी आया। नूह के मामले को पूरे देश में फैलाने के लिहाज से विश्व हिंदू परिषद ने कई आयोजन रच दिए। 23 जगहों पर दिल्ली में ही प्रदर्शनों का आयोजन कर दिया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रदर्शनों को रोकने से इनकार कर दिया। अब इसकी तकनीकी चीज़ों को समझिए। प्रदर्शन करना इस देश के नागरिकों का डेमोक्रेटिक राइट है। वो किसी भी चीज़ के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको प्रदर्शन करने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन करने पे कोई रोक नहीं है। अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और उनके कारण किसी प्रकार की कोई नफरत ना फैले, ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जाहिर बात है, और अगर शांति से प्रदर्शन नहीं हुए तो प्रशासन पे एक्शन होगा। जाहिर बात है, कोर्ट कुछ भी एक्शन ले सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या प्रशासन सचमुच कानून व्यवस्था की स्थिति को उसी गंभीरता से देखना चाहता है जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? क्योंकि जो नूह के उदाहरण हमारे पास हैं, वो उदाहरण बता रहे हैं कि पहले से बहुत सोचे समझे तरीके से इस इलाके में आग लगाने का इरादा था। इरादा क्यों था, इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जो मेवात का इलाका है, ये इलाका फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके अलावा ये राजस्थान से भी लगता है, इसकी सीमा भरतपुर से, इसके अलावा इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से भी लगती है। तो ये इलाका कुल मिला के बड़ा सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके में अशिक्षा और गरीबी दो बड़े मसले हैं, और उन दो बड़े मसलों के कारण ही ये एक ना एक तरीके से देखा जाए तो ये उत्तर भारत का हब है, जिसमें आप ठगी की वारदातें होती हैं, साइबर क्राइम वगैरह होते हैं। तो इस नूह को यह भी माना जाता है कि ये क्राइम का भी हब है, और चूंकि यहां पर एक मुस्लिम बहुमत है और मुस्लिम बाहुल इलाका है, 78% के आसपास करीब वहां पे मुसलमानों की आबादी बताई गई है। तो ये इलाका जाहिर तौर पे जो लोग भी जो हिंदूवाद की राजनीति करते हैं, उनके लिए एक चुनौती बन गया कि अगर हमने यहाँ वालों को ठीक कर दिया तो पूरे देश में संदेश जाएगा। ये बहादुरी का उनके लिए पैमाना बन गया। इसको लेकर समय समय पर नूह को लेकर, मेवात को लेकर, पहले मेवात कहा जाता था इस इलाके को, और ये आधा गुड़गांव में आता था, फरीदाबाद में आता था। उसको बदल के नूह अलग से जिला बना दिया, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो उस पूरे इलाके में अगर आप घुसपैठ करते हैं और वहाँ पर चुनौती देते हैं तो आपका जो वीर रस, यहाँ तो मामला हर चीज़ दंगल बना दिया गया है ना। क्योंकि देखिए, लड़ते आप नहीं हो, जो लड़ने वाले हैं, जो लड़ाने वाले हैं, वो लड़ते नहीं हैं। जो विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता हैं, उनमें से एक भी वहाँ नहीं गया है। और इसी तरह से दूसरी पक्ष की तरफ से भी कोई एक भी आम आदमी नहीं गया है। और जो जोश भरने वाले हैं वो अपने अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। बच्चों को भेज दिया पढ़ने के लिए फॉरेन, खुद हो गए रिटायर, अच्छे अच्छे पदों पर थे, मोटी तनख्वाह है, और वो बस पूरे दिन ग्रुप्स में मोदी मोदी और ये सब करते रहते हैं, और इसी तरह से लोगों के अंदर जहर भरते रहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ये समस्या हम सबके नज़दीक पहुँच गई है। तो हुआ ये कि ये सोशल मीडिया पे पहले से ही इस तरह का एक माहौल बनना शुरू हो गया, और इस तरह की जो व्हाट्सएप अंकल हैं, ये व्हाट्सएप वाले जो अंकल लोग हैं, इन लोगों के बीच में मोनू मानेसर बन गया हीरो। 1 लाख से 1 मिलियन, 10 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे होते वक्त नहीं लगा। मोनू का एक ही काम था, गाड़ी में बैठो, 10-5 चेले रखो,
तरह तरह की राइफलों बंदूकों के साथ अपनी तस्वीरें डालता था, और जो भी जा रही है गाड़ी जिसमें कोई गाय लेके जा रहा है, वो बेचने के लिए ले जा रहा है, वो कहीं ले जा रहा है, बस उसके पीछे लग जाओ और उस कार को आपको वहाँ से आपको गाय को छुड़ाना है। लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया। कई लोगों ने तो ऐसा, जिनको दान में मिली थी, कुछ मिला था, उन्होंने भी कहा हटाओ भैया, ले जाओ, नहीं रखना मुसीबत। तो हुआ ये है कि ये मनु मानेसर के साथ साथ कई सारे लोग लगातार कई दिन पहले से यहाँ पर तरह तरह के भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, ये मौजूद हैं। और ये प्रशासन की भी जानकारी में था, क्योंकि खुद गृह मंत्री कह रहा है कि ये पूर्व नियोजित था। लेकिन गृह मंत्री जो है हरियाणा का अनिल विज, उसके भी बयानात अक्सर भड़काऊ रहते हैं। कई बार उसने दिए इस तरह के बयान। और अगर वो व्यक्ति ये कहता है पूर्व नियोजित था, तो उसका नियोजन एक तरफ ही दिखाई देता है। और वो कह रहा है कि जिन लोगों ने जो पत्थर रखे हुए थे, दूसरी तरह से रखे हुए थे, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने पहले से तैयारी की। अब आप देखिएगा, गृह मंत्री और उसके बाद में मुख्यमंत्री भी मिलती जुलती बात कर रहे हैं। तो मसला ये है कि गृह मंत्री को पहले से पता था कि यहाँ तनाव हो सकता है, मुख्यमंत्री को पहले से पता था यहाँ तनाव हो सकता है, और इस इलाके में पत्थर जमा किए गए हैं, इसका मतलब इस इलाके के लोगों को भी पता था कि यहाँ तनाव हो सकता है। और ये जो ब्रिजमंडल वाली तथाकथित यात्रा है विश्व हिंदू परिषद की, इसके दौरान तनाव होगा। जो उस मंदिर जहाँ तनाव हुआ, उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं, अब तो वहाँ मीडिया की टीमें पहुँच गई हैं। वहाँ बात की तो लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पे तो 3-4 साल से हो रहा था, ये लोग आते थे और सब लोग साथ में शामिल हो जाते थे, मुसलमान भी बड़ा कोऑपरेट करते थे और चले जाते थे। इस बार ये शांति से ना हो, इसके लिए पहले से बहुत सारे तनावपूर्ण मैसेज, भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे डाले गए और चुनौती के तौर पर पेश किया गया कि मोनू मानेसर इस इलाके में आएगा और मोनू मानेसर आएगा और जो चाहेगा वो करेगा। और उसके बंदूक वाले फोटो, ये फोटो और उसका अपना वीडियो जिसमें वो चुनौती दे रहा है, और इन चुनौती और दूसरी चीज़ों के साथ में वो भड़काऊ बयान भी दे रहा है। और जब वो ये भड़काऊ बयान देता है तो जाहिर बात है कि ये इलाका टेंस होने लगता है, लेकिन प्रशासन को कुछ पता नहीं चलता। आज आप अगर दोष देना चाहें तो प्रशासन का जो पूरा सतर्कता तंत्र है, जिसका काम है पूरा, जिसको आप कहें कि जो विजिलेंस है, या उससे भी ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो बड़ी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने में इस इलाके में वो रहा नाकाम। क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ होने के बावजूद देखिए, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग तो पुलिस बहुत अच्छे से करती है। श्याम मीरा सिंह का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इन्होंने ट्विटर पे वो जो एक आरपीएफ का सिपाही रेल में हत्या कर रहा है उसका वीडियो डाला था और साथ में कुछ टिप्पणी डाली थी। मैसेज देख लीजिए, इनको मिला और उस पर लिखा गया, इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है कि हमारे को जो है वो आपको हमको लीगल वजह से हटाना पड़ेगा। उसी ट्विटर पे ऐसे ऐसे भड़काऊ और चुनौती देने वाले मैसेज पड़े हुए हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि सारे एनसीआर वाले इकट्ठे हो जाओ, चारों तरफ से इस इलाके को घेर लेना है, वगैरह वगैरह। मैं उस मैसेज को डाल नहीं सकता क्योंकि बहुत भड़काऊ हैं, लेकिन हर तरफ से ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि इस इलाके में तनाव लाने का इंतज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था। जब वो पहुँचे हैं, यात्रा पहुँची है, यात्रा पहुँचने के बाद उन्होंने पूजा की है, और पूजा करने के बाद या जो अभिषेक वगैरह करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो वहाँ पर एक दूसरी भीड़ इंतज़ार कर रही थी। और उस भीड़ को, अब आप कहेंगे कि वो तो ऐसे भजन करते हुए नहीं गए थे, भड़काऊ नारे, गाड़ियों पे तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर, बड़े बड़े झंडे, मैंने वो वीडियो देखे हैं, मैं डाल नहीं सकता हूँ। वो पूरा आतंक फैलाते हुए फुल रफ्तार में एक बड़ा सा कारवां, जिसके पीछे 2-3 बसें भी चल रही हैं, हालांकि वो बसें, उसमें लोग नहीं दिख रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोनू मानेसर आ गया है, और वही मोनू मानेसर आ गया है जिसने 2 लोगों को गोकशी के मामले में जला दिया था। मोनू मानेसर के बारे में ये आरोप लगाते हैं लोग कि हरियाणा की सरकार उसको संरक्षण देती है,
उसने जो वारदातें की हैं राजस्थान में की हैं, लेकिन जब उसको वो गिरफ्तार नहीं कर पाती है क्योंकि वो हरियाणा में आके छुप जाता है और हरियाणा की पुलिस उसको पेट्रोनेज देती है। दूसरे राज्य में लाकर जाकर किसी को बगैर पुलिस की इच्छा के उठा के लाना मतलब अपने आप में दुनिया का दुर्लभ काम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वहाँ पूरा माहौल बनता चला गया। अब इस माहौल के बीच में बड़ा मसला एक और है। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कुछ लोग केवल ये मामला नहीं, जहांगीरपुरी में आप याद कीजिए पिछली बार क्या हुआ था, हनुमान जयंती पे जुलूस लेके पहुंच गए और मस्जिद के सामने ही सारा डांस होगा, वहीं सारा डीजे बजेगा, वहीं सारी चुनौतियां दी जाएंगी, वहीं सारी गालियां। और इसी तरह से बरेली वाला मामला, बरेली का तो अभी इन्हीं दिनों का मामला है, 15 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ये जो एक पूरे देश में पैटर्न चल रहा है कि जाओ और उकसाओ। अब इस पैटर्न के बीच में एक जो दूसरा पक्ष है मुसलमान, वो क्या करे? लोग सलाह देते हैं। कल एक जगह में डिबेट सुन रहा था, लोग सलाह दे रहे थे कि मुसलमानों को एकदम चुप रहना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं बोलने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करोगे तो उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं, जो तनाव फैला रहे हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा सोचें तो क्या इससे सचमुच एक राहत मुसलमानों को मिल पा रही है? हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें धीरे धीरे करके ये तनाव बढ़ता गया। आप जैसे जैसे अकोमोडेट करते हैं, आप देखते हैं कि लोग आपके सिर पे आने लगते हैं। अगर आप एक वो कहानी है कि एक सांप था, वो बोला कि साहब मैं भी आप भला आदमी बनना चाहता हूँ, और महात्मा से उसने बोला कि साहब मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझसे डरते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरे नहीं, मुझसे प्यार करें। तो महात्मा जी ने कहा भाई तू काटता है इसलिए डरते हैं। तो उसने कहा आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज के बाद नहीं काटूंगा। वो गया तो बच्चों ने पत्थर वत्थर मार मुर के उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। काटना उसको था नहीं, से संकल्प ले चुका था। कराता हुआ घायल वापर महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा कि महाराज आपने मुझे जो बताया था उस फार्मूले से तो मैं लहूलुहान हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उसने कहा मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। अगर इस तरह के जो भड़काऊ लोग हैं वो अगर आपके घरों पे, आपके इलाकों पे आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करें? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो मुस्लिम कम्युनिटी में घूम रहा है। अगर वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं तो गुड़गांव का, कल ही जब माने जून का मामला गुड़गांव आया, वहाँ एक मस्जिद का मौलवी था, उसका मैं आपको वीडियो ज़रूर सुनाना चाहूँगा जिसमें सद्भाव का संदेश है। वो कह रहा है कि मैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे ऐसा देश दे दे जिसमें हिंदू और मुसलमान एक ही थाली में खाएं। इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। उसको मार दिया गया, पीस लवर था वो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना लगातार आ रही हैं कि अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो सामने वाला उसको कमज़ोरी समझ रहा है, उसको कायराना समझ रहा है। आप रिएक्ट करते हैं तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, पूरे देश में आपकी छवि खराब की जाएगी, ये देखिए ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और समस्या ये है कि आप कुछ भी ना करें और बिल्कुल इमाम हिंद मान के एकदम आप ये मान लें कि भाई हम बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक हैं, हम सब कुछ मान लें, उसके बावजूद आपको शांति मिल नहीं पा रही है। देश के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी कुछ होता है आपके सर मल दिया जाता है, अगर नहीं सचमुच नहीं होता है तो झूठा बना के मर दिया जाता है। पालघर का उदाहरण मैंने दिया था आपको। पालघर में बच्चा चोरी के शक में 2 आदमी मारे गए, मारने वाले मुसलमान नहीं थे, वो दोनों आदमी साधु थे। बस वो पालघर के साधुओं की हत्या आज तक बार बार उसको वायरल हो रही है और उस चक्कर में उसको, उस घटना को जो लोग उठाने वाले हैं उन लोगों को लगा यार पालघर के साधुओं वाली जब खबर सर्च करते हैं आप तो पता चलता है तो बच्चा चोरी के शक में मारा था, और बच्चा चोरी की खबर भी सोशल मीडिया पे फैली हुई थी। बहुत सारे लोग मारे गए इस देश में इस शक में। तो उसमें क्या किया, पालघर के जो साधु थे अब उसकी मौत पे फिर जांच बैठा दी गई है। अब संदिग्ध हो गया मामला, अब संदिग्ध हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वैसे ही मारे गए। लेकिन
अच्छी तरह से स्टैब्लिश केस था कि वो बच्चा चोरी के शक में मारे गए। अब उस पर जांच बिठा दी गई है ताकि मामलों को खींचा जा सके। खैर, तो पालघर का मामला उठा के क्या हो रहा है, पूरे देश के मुस्लिम समाज पे सवाल किए जा रहे हैं। यहां ईस्ट दिल्ली में एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे, उनका डॉक्टर साहब का कुछ कहा सुनी हो गई। पास की झुग्गी बस्ती के कुछ बच्चे आए, उन्होंने डॉक्टर साहब को पीटा, ज़्यादा पीट दिया, उनकी मौत हो गई। उन झुग्गी बस्ती के पास के जो बच्चे आए थे, उन बच्चों में एक बच्चा मुसलमान था। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये जो हेट मॉन्गरिंग है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इन लोगों का मुकाबला आप कैसे करें? अगर आप शांत रह लें तब भी दिक्कत, फुफकारेंगे तब भी दिक्कत, काटेंगे तब भी दिक्कत। तो इस पूरी दुविधा के बीच में हिंदुस्तान का मुसलमान जूझ रहा है। वो इस बात के लिए अभिशप्त है कि उसको गाली देना, उसको बदनाम करना, उसको डिफेम करना और उसको देश विरोधी कहना वोटों में तब्दील होता है, और इसी बात का वो उठा रहा है नुकसान। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि इस देश में आपको जो है ये जो आग लगी है, जहर बह रहा है, जो तेज़ाब जहर, उन्होंने ऐसी कोई शब्द इस्तेमाल किया है नफ़रत का, इसको अगर किसी तरह से शांत किया जा सकता है या बुझाया जा सकता है तो इसको मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। अब मोहब्बत से इसको आप कैसे बुझाएंगे? मोहब्बत से बुझाने के लिए आपको अपनी लीडरशिप को ठीक करना पड़ेगा। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि इस पूरे हादसे के दौरान लोगों को बंधक बना लिया गया था मंदिर के अंदर। अब वहां मंदिर का जो पुजारी है दीपक शर्मा, वो कह रहा है बंधक नहीं बनाया गया, तो भगवान की शरण है। लोग आए हुए थे, वातावरण ऐसा था कि डर के मारे वहां पर छिप गए। एक और ये रिपोर्टिंग द वायर ने की है। द ललन टॉप का रिपोर्टर गया है, वो बता रहा है कि वहाँ पे उसने उन लोगों से बात की जो वहाँ के हिंदू निवासी हैं। कह रहे हैं 70 साल से हिंदू मुसलमान मिलके रह रहे हैं, ये इलाका एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के बाद से डर लग रहा है। और डर उनको अपने पड़ोस के मुसलमान से नहीं लग रहा है। वहाँ पर जो बाहर आके लोग बवाल मचा के चले गए, अब वो कह रहे हैं कि दोबारा से भी ऐसा हो सकता है, और वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांति हो जाए तो हम अपने पड़ोस के मुसलमानों से बात करके समझें। तो अभी ना तो हम उनके घर जाने के, और वो सब घर छोड़ के भागे हुए हैं क्योंकि टेंशन बहुत है। ये परिवार अकेला परिवार है उस पूरे इलाके में। ये परिस्थिति आपको बताती है कि किस तरह से चीज़ों को बिगाड़ा जाता है। अगर प्रदेश आपने पहले से ही जांच कर ली, पहले ही घोषित कर दिया, आप गृह मंत्री हैं कि वहाँ बंद थे, और आपके ही वही उसी मंदिर का पुजारी कह रहा है नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया गया था, और वो सब लोग जो है अपनी मर्जी थे, उनको लगा एक जगह रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मंदिर के अंदर रहेंगे, इस तरह के बयान। लेकिन इस बीच में अब खट्टर साहब, उन्होंने 6 लोगों की मौत की पुष्टि तो की और बाद में उन्होंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें की। लेकिन इस बीच में ऐसी चीज़ें हैं, इनके बीच में आपको अगर निराशा हो रही हो तो मैं आपको बताता हूं कि मोहब्बत से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन घाव पे मरहम कैसे लगाया जा सकता है। एक मुसलमान परिवार ने एक महिला पुलिसकर्मी और एक बाप बेटे की जान बचाई। इसी दंगे के बीच में ये लोग बाहर से कोई जमीन देखने के लिए आए हुए थे, इस इलाके में किसी प्रॉपर्टी डीलर लेकर आया हुआ था। इस बीच में वो जो यात्रा चल रही थी उसमें शामिल हो गए। शामिल होने के बाद में जब ये तनाव फैला तो भगदड़ मच गई, और ये लोग इधर उधर बचने के लिए भाग रहे हैं। पूरे इलाके में मुसलमानों के घर हैं, कहाँ जाएं। इस बीच में एक घर के अंदर से इशारा करके किसी ने बुलाया, अंदर आ जाओ। उस मुस्लिम परिवार ने उन लोगों को अपने घर में रखा, और जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो गई तब तक उनको अपने पास रखा, बुर्का पहना दिया ताकि कोई पहचान ना सके। सोहना का प्रॉपर्टी डीलर है, और वो कहता है कि अगर वो और उनका बेटा सुरक्षित है तो इस मुस्लिम परिवार के कारण है। ये भारत है।
वो भारत है जो वो आदमी मांग रहा था गुड़गांव के मस्जिद का मौलवी कि हिंदू मुसलमान एक थाली में खाए, और इस देश में खाते हैं। ये भारत है। इस तरह का भारत जो करण सिंह और विवेक को बता के चला गया कि मोहब्बत की धरती है। विवेक उनका बेटा था, करण सिंह प्रॉपर्टी डीलर थे, और उस धरती पे हिंदू को लगे कि जब तक मुसलमान हैं हम सुरक्षित, और मुसलमान को लगे जब तक हिंदू हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। ये भारत है। एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसने भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों की जान बचाई। पकड़ पकड़ के लोगों को एक मंदिर के अंदर सुरक्षित खींचा। निहत्था था, उसको मार दिया गया। नेता लोगों की बात होती है, हम कहते हैं नेता लोग आग लगाते हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता राव इंद्रजीत सिंह, इसी गुड़गांव का सांसद राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में मंत्री है। उम्मीद करता हूँ मंत्री रहेगा और उसका और प्रमोशन होगा। स्टेट मिनिस्टर हैं वो सांख्यिकी मंत्रालय के। उन्होंने कहा है कि हिंदूवादी संगठनों की जो यात्रा है बीजेपी में है वो शर्मनाक थी, क्योंकि उसमें हथियारों को लेकर जाने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर आप एक धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं तो हथियार क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई तलवार लेकर जाता है, कोई इस यात्रा में कोई लाठी डंडा लेकर जाता है, ये गलत है। और उन्होंने कहा कि उकसाने वाली कार्रवाई इस तरफ से भी हुई है। ये होता है प्यार का मरहम जो राव इंद्रजीत सिंह ने लगाया। अगर खट्टर साहब थोड़ा सा भी प्यार को जानते तो मरहम लगाने के कई मौके थे। अभी तक वो वहाँ पहुँच गए होते, लोगों से मिलते, मुसलमान परिवारों को बोलते कि जो हुआ सो हुआ, हम साथ खड़े हैं। अब नहीं होगा। पुलिस वाले वहाँ पर गायब हो गए थे, ठीक वैसे जैसे मणिपुर में पुलिस के थानों से हथियार लूटते रहे। अधिकांश हथियार एक ही कम्युनिटी ने लूट लिए और पुलिस वाले रोक नहीं पाए। क्या माना जाए, ये लूट रज़ा की लूट थी क्या, कि मैं आंख बंद कर लूँगा तुम चुरा लेना। और यहाँ पर भी 900 पुलिस वाले थे, लेकिन इस यात्रा के में जब ये गड़बड़ हुई कोई मौजूद नहीं था, केंद्रीय बलों को बुलाना पड़ा। इसी तरह की चीज़ें अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, और इस बीच में प्यार वाले अपना काम कर रहे हैं तो नफ़रत वाले भी लगे हुए हैं। टोल प्लाजा खोल दो, तोड़ फोड़ कर दी। धार्मिक पलवल में भी पहुंच गए, वहाँ पे भी धार्मिक स्थल में तोड़ फोड़ कर दी। बदरपुर का टोल प्लाजा बंद करा दिया। दिल्ली में कई जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं, और ये सारी जानकारी आ रही हैं। और इस बीच में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हरियाणा के कि ये जो प्रदर्शन हुआ है इसके आयोजकों ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी। जैसा हमेशा होता है, जो पहले से तय आइटनरी होती है, हुड़दंगी भीड़ उतनी अनुशासित नहीं होती है, भले ही अपने आप को अनुशासित संगठन कहें, वो सारे के सारे नियम तोड़ देती है। बरेली में भी यही हो रहा था, इसलिए प्रशासन से टकराव हुआ। प्रभाकर चौधरी को सलाम है कि उस आदमी ने उसको रोक दिया, वरना वहाँ भी ऐसे ही कुछ होता। उसकी छुट्टी क्यों की गई ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग इसको लेकर सक्रिय। सोशल मीडिया पे फिल्मी दुनिया के लोग, धर्मेंद्र वयोवृद्ध अभिनेता, हालांकि धर्मेंद्र कभी बूढ़े होंगे माना नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने अपनी एक फ़ोटो लिखते हुए शेयर किया, ये कहर क्यों, किसके लिए, बख्श दे मालिक, अब तो बख्श दे, अब बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने एक और ट्वीट किया, अपने वतन में तेरी दुनिया में मुझे अमन शांति भाईचारा चाहिए। सोनू सूद ने लिखा, ना किसी का घर जला ना किसी की दुकान, बस जल रही थी इंसानियत, देख रहा था हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान के लोग जो इस हिंदुस्तान को प्यार से देखना चाहते हैं। अब मसला ये है दोबारा से कि मुसलमान क्या करें और हिंदू भी क्या करें। जो भड़के हुए भड़काऊ वाले हिंदू नहीं हैं वो भी क्या करें। जब नफरत की आंधी चले, आप प्यार लेकर आइए। आज नूह के घाव हरे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर के
500, 1000 लोग, 2000 लोग पहुंच जाएं, घर घर जाएं। राहुल गांधी प्यार की बात करें, उनकी पार्टी के लोग ही चले जाएं, उनको सांत्वना दें, उनको कहें हम आपके साथ हैं, किस तरह की मदद की ज़रूरत है बताइए, माहौल शांत हो जाएगा। और रहा सवाल हुड़दंगियों का, तो जब जब जैसे जैसे इस तरह के प्यार के आयोजन होने लगेंगे, प्यार की बातें बड़ी होने लगेंगी, प्यार बढ़ने लगेगा, भाईचारा विकसित होने लगेगा, ये अपने आप मर जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि जो अपने आप को हिंदुओं के हित रक्षक बोलते हैं, मोनू मानेसर जो है वो अपने आप में क्राइम, हथियार के साथ फ़ोटो दिखाने वाला बैड कैरेक्टर आदमी समझा जाता है। उस आदमी को आपने प्रदेश पदाधिकारी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया अपनी एक डिवीज़न का विश्व हिंदू परिषद ने। आप कैसा हिंदुत्व लाना चाहते हैं? ये भगवान राम को मानने वाले हैं आप, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, विष्णु जी को मानने वाले हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं? कौन से देवता, कौन से ईश्वर ने लिखा था कि हथियार लेकर हिंसा करने वाले लोग, आपकी रैलियों में हथियार लेकर, त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर जाने वाले लोग हिंदुओं के लोग होंगे, हिंदुओं के लिए काम करेंगे? ये कैसा हिंदूवाद है, कैसा हिंदुत्व है जिसका किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ से कोई प्रेम नहीं है, जिसको सिर्फ नफरत बोनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई है। ऐसे समय में जब दर्द से करहा रहा है देश और 2024 को लेकर इस देश में तरह तरह के दर्द पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग इस देश के 100 करोड़ लोग हैं, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत बांटें, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।